मार्केट में जब से GTA 6 के प्री ऑर्डर शुरू हुए ना, तब से प्लेस्टेशन एक्सबॉक्स की जंग एक दोबारा से एक नए अवतार ले रही है। और पिछले कुछ हफ्तों से जब से इसके प्री ऑर्डर की न्यूज आई थी, उसके बाद से प्लेस्टेशन की तरफ से कुछ न्यूज आ रही है, लीक्स आ रहे, प्लेस्टेशन 6 के बारे में बात हो रही है और माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट हीलिक्स जो नया एक्सबॉक्स होगा उसके बारे में बात हो रही है। क्या क्या कहानी चल रही है एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो नंबर 1 कंट्रोवर्सी तो ये शुरू होती है, GTA 6 जो है वो लॉन्च होगा डिजिटल ओनली पे और वो उसकी कोई डिस्क आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि अगर उस गेम को अगर परचेस करते भी है तो भी आपको गेम का डिजिटल कोड ही देखने को मिलेगा, उसके डब्बे के अंदर कोई गेम की जो डिस्क होती है वो देखने को मिलेगी ही नहीं। इसने इंडस्ट्री के अंदर काफी बड़ी डिबेट यहाँ पे शुरू कर दी थी। लेकिन इसके बाद एक और बात पता चलती है कि सोनी अपने प्ले स्टेशन की जितनी भी डिस्क होंगी जनवरी 2028 के बाद से उन्हें बनाना बंद कर देगा। यानी कि बाद में फ्यूचर में जितने भी गेम्स आएंगे उसकी कोई भी डिस्क नहीं मिलेगी। यहां तक कि उसका जो डिस्क मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट जहां पे गेम्स की डिस्क बना करती थी ना, उसको भी रीएलोकेट कर रहा है, उसके अंदर भी रीस्ट्रक्चर करो, जो टीम्स थी उनको भी रीलैंड कर रहा है। यानी कि ये डिसीजन ऑलमोस्ट कंफर्म है कि सोनी ने डिसाइड कर लिया है कि डिस्क को वो बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं और फ्यूचर में अगर प्लेस्टेशन 6 आएगा भी तो भी वो डिस्कलेस हो सकता है, जैसा कुछ प्लेस्टेशन 5 के साथ था। प्लेस्टेशन 5 में इसका हिंट मिल गया था क्योंकि PS5 के 2 वर्जन आए थे जिसके अंदर आपको डिस्क देखने को मिलती थी और एक PS5 का वर्जन था जो कि डिस्कलेस, जो कि ऑल डिजिटल एडिशन था। और आज देखा जाए तो मार्केट के अंदर डिस्क वाली की डिमांड ज्यादा रहती है और डिस्क को एज एन एक्सेसरी भी लोग बेचते हैं। लेकिन फ्यूचर में देख के तो ये लग ही गया था कि यहाँ पे जो डिस्कलेस कंसोल होगा वो शायद एक तरीके से फ्यूचर जिस पे कंपनीज बेट करना चाहती है वो है। अब देखो इसके कंपनीज के तो रीजन ये कि 80% जो सेल्स होती है वो डिजिटल होती है, लेस देन 20% जो सेल्स होती है वो डिस्क में बेचते हैं। लेकिन डिस्क गेम का एक फायदा रहता है कि आपने एक बार उसकी डिस्क ली तो उसको इंस्टॉल करके उसकी डिस्क को यूज करके जितना मर्जी चाहे अपनी गेम खेल सकते हो और अगर आपका मन भर गया तो आगे बेच सकते हो, दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो, वो एक चीज है। लेकिन डिजिटल गेम के साथ क्या, एक बार ऑनलाइन परचेज किया तो आपकी ऑनलाइन लाइब्रेरी में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आप उसको अगर बेचना चाहो तो उसका बेच नहीं सकते हो। सेकंड हैंड किसी से खरीदना चाहो तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और लोग कई सारे गेम्स ऐसे रहते हैं जो प्लेस्टेशन कई बार रिमूव करता रहता है और उसके स्टोर पे आना बंद हो जाते हैं जिनकी केवल डिस्क ही अवेलेबल रहती है, तो वो भी एक दिक्कत है। लेकिन बात करें तो ये चीज बिल्कुल इनएविटेबल थी क्योंकि देखा जाए तो अगर हम डिस्क की बात करें तो सिंस 2016 में सबसे बड़ा फॉर्मेट आया था, लास्ट जो मेजर था वो था 4K अल्ट्रा HD ब्लू-रे डिस्क का फॉर्मेट। और देखा जाए तो पिछले 10 साल में कोई भी मेजर फॉर्मेट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। और 4K अल्ट्रा HD ब्लू-रे डिस्क के बारे में बात करें तो तकरीबन ट्रिपल लेयर के अंदर 100 GB ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं और आज के समय में 100 GB तक का तो कोई भी नॉर्मल गेम पहुंच जाता है। इवन अगर हम लोग बात करें GTA 5 की तो पीसी वर्जन उसका GTA ऑनलाइन GTA 5 का स्टोरी मोड दोनों को मिला के ऑलरेडी क्रॉस कर जाता है 100 GB प्लस। मतलब आपको ये समझने वाली बात है कि अगर GTA 6 आ रहा है तो GTA 6 उसका ऑनलाइन शायद 200, 250, 300 GB तक भी पहुंच जाएगा। यानी कि मल्टीपल डिस्क लगानी पड़ेंगी। इस वजह से शायद वो लोग ऑल डिजिटल के ऊपर यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। खैर आने वाला फ्यूचर क्या होगा, कम्युनिटी का तो बैकलैश मिल रहा है और प्लेस्टेशन 6 के लिए भी ऑलरेडी हिंट मिल गया। लेकिन प्लेस्टेशन 6 के भी ऑलरेडी यहाँ पे लीक्स आना शुरू हो गए हैं। प्लेस्टेशन 6 का एक लीक यहाँ पर ये कहता है कि प्लेस्टेशन 6 का डिजाइन यहाँ पे सोनी ने फाइनल कर दिया और प्लेस्टेशन 6 की यहाँ पे प्राइसिंग के लेके अभी भी प्रॉब्लम है क्योंकि आज के हिसाब से जो बिल ऑफ मटेरियल पड़ रहा है, यानी कि जो सामान प्लेस्टेशन 6 के अंदर डालना पड़ेगा उसकी कीमत $960 आ रही है। रिसेंटली $900 करीबन उन्होंने प्राइस हाइक कर दिया था प्लेस्टेशन 5 प्रो का और $960 से बिल ऑफ मटेरियल प्राइसिंग है ना लाख रुपए के ऊपर, तो इंडिया में ये गेमिंग कंसोल पड़ जाएगा अगर आज के समय में लॉन्च होता है तो। और ऑलरेडी जो रिफ्रेश साइकिल होता है गेमिंग कंसोल का वो 7 साल होता है, यानी कि ऑफिशियल रिलीज तो 2020 में किया तो सोनी ने प्लेस्टेशन 5 का। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इस हिसाब से 2027 में आना चाहिए आपका प्लेस्टेशन 6 और अब देख के ऐसा लग रहा है कि शायद 2028 में सोनी वाले इसको टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं। और सुनने में आया कि इसके प्रोडक्शन के बारे में भी बातें यहाँ पे चल रही हैं कि किस तरीके से बनाया जाए। लेकिन एक देखने वाली बात है कि 2026 में जब इतना बिल ऑफ मटेरियल पड़ रहा है तो 2027 या 28 में अगर ये आता है तब इसकी कीमत यहाँ पे क्या रहती है, क्योंकि मेमोरी प्राइसेस की कीमत तो यहाँ पे कम नहीं होने वाली और डेफिनेटली नेक्स्ट जनरेशन की मेमोरी और नेक्स्ट जनरेशन का स्टोरेज यूज किया जाएगा, वो तो यहाँ पे महंगा पड़ेगा। इस प्रॉब्लम में भी सोनी प्लेस्टेशन वाले फंस गए, यानी कि चिकन और एग की प्रॉब्लम है कि अगर वो जल्दी लॉन्च कर देते तो कीमत ज्यादा होगी और प्राइसिंग गिरने का वेट करते 2-3 साल यानी कि 2029 या 2030 तक। उस जमाने में क्या होगा कि जो उन्होंने हार्डवेयर यहाँ पे बनाया ना 2027 के हिसाब से वो 2030 तक ऑलरेडी आउटडेटेड हो जाएगा और तब PlayStation 6 Pro की बातें चल रही होंगी। कहने की बात ये कि यहाँ पे चीजें इतनी ज्यादा आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड
नहीं है और आने वाले समय में सोनी भी यहाँ पे काफी ज्यादा कटबैक इधर कर सकता है। लेकिन वहीं बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से भी कई सारी चीजें सही नहीं चल रही है। ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में Xbox सीरीज X और X का प्राइस यहाँ पे इंक्रीज कर दिया उन्होंने। इंडिया में तो इसका स्टॉक आना ही बिल्कुल बंद हो गया और अगर जो नया प्राइसिंग आया है ना उस प्राइसिंग पे इंडिया में तो ऑलरेडी बिकेगा भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी में अगर मैं बात करूं PlayStation 5 वर्सेस Xbox की जो जंग थी ना, वहां पे क्या हुआ 1:3 के रेशो से ऑलरेडी यहाँ पे PlayStation जीत गया। अगर हम कुछ डेटा माने मार्च तक का तो तकरीबन 30 मिलियन 3 करोड़ Xbox यहाँ बिके और उसके कंपैरिजन में PlayStation 5 की टोटल सेल्स 90 मिलियन के पार पहुंच चुकी है, यानी कि 9 करोड़। इस वजह से वो एक खास चीज है। लेकिन हाँ, सोनी कंपनी को काफी बैकलैश मिल रहा है और शायद इसी चीज का फायदा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट उठा सकता है। और प्रोजेक्ट हीलिक्स भी जो वो ऑलमोस्ट रेडी कर चुके हैं 2027 और 28 के रिलीज के लिए, उसकी कीमतों को लेकर भी यहाँ पे काफी बड़ा सवाल है कि जहां पे आज के समय में डिस्क लेस कंसोल की भी बात चल रही है तो वो उस प्रोजेक्ट हीलिक्स की कीमत यहाँ पे क्या करते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट है ना, जो नई CEO आई उनकी मिस आशा शर्मा, तो उनके हिसाब से विजन काफी अलग है। पहले तो ये पता चल रहा है कंपनी बिल्कुल स्टार्टअप वाले मोड में चल रही है और जिस तरीके से स्टार्टअप काम करता है कि कैसे जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट निकालना है, काम करना है, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना है और ज्यादा से मार्केट शेयर कैप्चर करना है, उस फिलॉसफी पे। और इवन ये भी सुनने में आया कि वो कंज्यूमर्स की बहुत ज्यादा सुन रही है, यहाँ तक कि ट्विटर के कमेंट्स के हिसाब से कंपनी को चला रही है, तो वो एक अलग सीन होता है। लेकिन ये भी पता चलता है कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हीलिक्स होगा वो एक तरह से विंडोज पीसी भी बन जाएगा, यानी कि वो सिर्फ गेमिंग कंसोल नहीं रहेगा, वो गेमिंग कंसोल से आगे बढ़ के निकलेगा और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अपना विंडोज का भी एक उसमें वर्जन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं जिससे लोग उसे रेगुलर पीसी की तरीके से बना ले। और अगर इस तरीके से आता है, क्योंकि गेमिंग पीसी ऑलरेडी महंगे हो रहे हैं और 1.5-2 लाख का गेमिंग पीसी अगर बन रहा है और वैसा अगर मैं आधी से उसकी कम कीमत पे ले आऊं तो वो एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हो सकता है। इवन ये भी कोशिश की जा रही कि बाय नाउ पे लेटर EMI स्कीम या फिर गेम पास का सब्सक्रिप्शन बंडल करके कैसे हम लोगों से मंथली चार्जेस करें, इस तरीके की चीजें काम कर रहे हैं। हालांकि चीजें कितना सक्सेसफुल होती कि नहीं होती ये हमें नहीं पता, लेकिन Xbox से रिलेटेड भी कुछ खराब न्यूज हमें सुनने को मिल रही है, जैसे कि कई सारे जो Xbox के जो स्टूडियोज होते हैं वो यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं। सीधी बात है, माइक्रोसॉफ्ट आज के समय में सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी बन गया था क्योंकि उसने बहुत सारे स्टूडियोज को एक्वायर कर लिया था। इवन अगर हम लोग बात करें जो कॉल ऑफ ड्यूटी है उसे भी माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है, माइनक्राफ्ट को भी माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है, यहाँ तक की बात करें जो बेथेस्डा के जो गेम्स होते हैं उनको भी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है। तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी है उनके पास, लेकिन उसके अंदर भी जो कई सारे छोटे छोटे स्टूडियोज थे उनको वो बंद कर रहा है, यानी कि वो प्रोजेक्ट्स पे फोकस नहीं कर रहा है जहां से वो पैसा नहीं बना सकते। तो वो भी एक देखने वाली बात है कि फ्यूचर में कैसे इंपैक्ट करता है गेमिंग इंडस्ट्री को। और इस समय अगर हम लोग बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का खुद का फोकस हो रखा है कि हम खुद के लिए और बेटर गेम्स कैसे बना दें, क्योंकि जिस रेस में सोनी वाले आगे निकले थे ना वो था उसका फर्स्ट पार्टी टाइटल जो अपने स्टोरी मोड के लिए जाने जाते हैं, जिस वजह से सोनी वालों ने एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रेस बना दी थी। लेकिन वहां पर भी सोनी वालों ने कुछ यहाँ पे दिक्कतें कर दी। कई सारे गेम्स ऐसे थे कि PlayStation 4 के लिए बनाने और PS5 के लिए भी बनाने हैं, और जब बात आती थी एक्सक्लूसिविटी की तो कई सारे ऐसे गेम्स थे जो PlayStation 5 एक्सक्लूसिव थे, बाद में उनको पीसी पर भी रिलीज किया जा रहा है, तो एक्सक्लूसिविटी भी यहाँ पे खत्म हुई थी। लेकिन अब बैक्टर यहाँ पे सोनी वालों ने भी कर दिया कि यहाँ पे अब वो काम करेंगे खुद के फर्स्ट पार्टी गेम्स एक्सक्लूसिवली PlayStation 5 के लिए, यानी कि वो सिर्फ PlayStation 5 पर ही चलेंगे। और इवन माइक्रोसॉफ्ट भी फोकस करे कि जहां वो अपने प्रीमियम गेम, इवन जो फोर्जा होराइजन था उसे वो PlayStation पर भी ले आए थे, उसको देखा है तो फ्यूचर में जितने भी गेम्स वो बनाएंगे वो PlayStation पे ना डाल के अपने ही Xbox और PC प्लेटफॉर्म के अंदर चलेंगे। इवन अगर हम लोग बात करें तो सोनी वाले भी यहाँ पर देखा तो चीजों को काफी ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, यानी कि आज के समय में हैंड हेल्ड गेमिंग के ऊपर भी उनका फोकस है, यानी कि ऐसा गेमिंग कंसोल नहीं बनाना जो सिर्फ लिविंग रूम या सेटअप में रहे, जिसे लोग कहीं भी ले जाके कैरी कर सके, इस पर भी फोकस कर रहा है। क्योंकि देखा जाए तो मार्केट में एक जमाने में उनका PSP आया करता था जिसे PlayStation पोर्टेबल कहा जाता था, वो काफी हिट प्रोडक्ट था। लेकिन अगर हम लोग बात करें जो PlayStation का पोर्टल आया था वो सिर्फ एक एड ऑन, एक एक्सेसरी था करंट PlayStation के लिए, यानी कि आपके पास PS5 होना जरूरी है तब आप उसे अपने PlayStation पोर्टल के अंदर स्ट्रीम कर सकते हो। अब इसी चीज को एक लेवल ले जाके एक हैंड हेल्ड गेमिंग कंसोल पे भी काम हो रहा है। अब ये PlayStation 6 का पार्ट हो क्या होगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है देखने वाली। इसके साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सोनी वाले और माइक्रोसॉफ्ट वाले आज के समय में धीरे धीरे शायद डिस्क के ऊपर प्रायोरिटी कम करते जा रहे हैं। हाल ही में Xbox की जो डिस्क है वो इंडिया में नहीं मिलती, लेकिन ग्लोबल लेवल पे कई सारी कंट्रीज ऐसी जहाँ पे वो आज भी अच्छे तरीके से ऑपरेट करते हैं। लेकिन फ्यूचर में जो फिजिकल मीडिया है ना उसका कोई बड़ा इवोल्यूशन नहीं हुआ। 100 GB तक की डिस्क तो आ गए, लेकिन उससे ज्यादा की डिस्क की स्पेसिफिकेशन रेडी है, जैसे 8K अल्ट्रा HD फॉर्मेट की, ब्लू-रे डिस्क की फॉर्मेट्स रेडी हो चुके हैं। लेकिन आज भी देखा जाए तो उससे रिलेटेड कोई भी फिजिकल डिस्क या प्लेयर मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। इवन अगर हम लोग बात करें तो सोनी हमेशा से आगे निकला था डिस्क वाले फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस करने में। PlayStation 1 में CD-ROM का सपोर्ट था, PlayStation 2 DVD का सपोर्ट लाया था, PlayStation 3 के अंदर आपको ब्लू-रे डिस्क सबसे पहली बार देखने को मिली थी और वो दुनिया का मोस्ट अफोर्डेबल ब्लू-रे DVD प्लेयर भी बना था। उसके बाद PS4 में ब्लू-रे DVDs आई थी और यहाँ पे PlayStation 5 में 4K अल्ट्रा HD ब्लू-रे DVDs का सपोर्ट
छोड़ता, लेकिन इसके बाद कहानी अब खत्म होती हुई लगती है। हालांकि बात करें तो इसके अलावा गेमिंग कंसोल्स की जो जंग रहेगी ना, वो काफी हद तक ट्रांसफॉर्म होने वाली है। जैसे कि स्टीम मशीन के बारे में बात करें, जिसे बोला गया था वो $600-700 का लॉन्च होगा, और देखा जाए तो जिसको आप ऐसा पीसी भी यूज कर पाएंगे और उसके अंदर गेम भी खेल पाएंगे। लेकिन रिसेंटली मेमोरी क्राइसिस के कारण उसकी कीमत $1000 पार पहुंच चुकी है। वो बिल्कुल ही मीडियोकर है, यानी कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जिस प्राइस पर आता है ना, वो डिलीवर नहीं कर पाता है। इवन अगर हम लोग बात करें जो निंटेंडो जैसी कंपनी है, निंटेंडो का भी स्विच आता है और निंटेंडो स्विच 2 आता है, वो भी काफी अच्छा एक हैंडल गेमिंग कंसोल है, लेकिन उसकी भी कीमतें बढ़ी हैं और उसके जितने भी फर्स्ट पार्टी गेम्स होते हैं वो भी आपको काफी ज्यादा प्राइसिंग में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इंडिया में तो उसकी अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी ना के बराबर है। और अगर इंडियन सिनेरियो देखे प्ले स्टेशन का, तो ऑफलाइन में मैंने पता किया था कि यहाँ पे प्ले स्टेशन 5 स्लिम की कीमत कितनी है, वो थी 60,000 रुपए। 65,000 में मिल रहा था आपका PS5 स्लिम का डिस्क वर्जन, और 10 से 15,000 इसकी जो डिस्क आती है उसकी कीमत पड़ रही थी, यानी कि जो डिस्क ड्राइव आती है। इसके साथ ही ये भी पता चला कि कुछ PS5 के फैट मॉडल मौजूद 50 से लेके 50,000 पे फ्लिपकार्ट के ऊपर लिस्टेड थे जब प्राइम डे सेल थी। और सोनी वाले अब ये प्लान कर रहे हैं कि धीरे धीरे रीस्टॉक करे अक्टूबर तक, ताकि नवंबर में जब GTA 6 लॉन्च हो तो लोगों के पास एटलीस्ट गेमिंग कंसोल है यहाँ पे खरीदने के लिए और गेम को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि GTA 6 एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है, जिस कारण से यहाँ पे काफी अच्छा हाइप उसे मिल सकता है और काफी ज्यादा सेल्स इंप्रूव हो सकती है सोनी प्ले स्टेशन की, तो उसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो इंडिया वाले मार्केट में ग्रे मार्केट के अंदर प्ले स्टेशन अवेलेबल है जो 60-70 हजार तक मिलते हैं। इवन अगर हम लोग बात करें तो 98,000 रुपीज का मेरे को PS5 Pro पड़ रहा था ग्रे मार्केट के अंदर, लेकिन वो इंपोर्टेड यूनिट था, उसके अंदर आपको देखने को नहीं मिल रही थी। और हाँ, यहाँ पे जो लोकल गेमिंग की शॉप्स होती है ना, मैंने वहां पे पूछा था आपके एरिया में कोई शॉप है तो वहां देख सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कई बार ग्रे मार्केट से थोड़ा सा अवॉइड करें और ऑफिशियल सोनी सेंटर या फिर फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ले रहे हैं तो कम से कम आपको इंडिया में वारंटी मिलेगी। लेकिन एक बात है कि इंडिया में प्ले स्टेशन रिपेयर नहीं करता है सोनी, ऑफलाइन मार्केट में रिपेयर होते हैं वो, और इंडिया में अगर प्ले स्टेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो सोनी इसको रिप्लेस करता है। तो ये एक चीज रहेगी। देखा जाए तो सोनी को हाल फिलहाल क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा मिला और कई सारी चीजें हुई है, लेकिन गेमिंग इंडस्ट्री ना काफी ज्यादा एक रिफॉर्म से गुजर रही है, जहां पे आज के समय में गेम्स को बनाने की कीमतें बहुत ज्यादा पड़ती है और वहां से रिकवरी काफी कम हो पाती है। इस वजह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गेम पास भी इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, और गेम पास काफी इंटरेस्टिंग चीज थी जहां पे गेम्स का काफी अच्छा कलेक्शन आप ले सकते हो। और उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कई सारे माइक्रोसॉफ्ट के जो फर्स्ट पार्टी टाइटल जो माइक्रोसॉफ्ट खुद बनाता अपने स्टूडियो से, वो डे 1 पे गेम पास पे आते थे। सिमिलर चीज सोनी ने भी कॉपी की अपने PS Plus में, लेकिन वो डे 1 पे गेम नहीं लाता, लेकिन PS Plus जो सब्सक्रिप्शन सर्विस लेकर आया उसमें वो गेम्स को काफी अच्छे तरीके से बंडल कर रहा था। लेकिन अगर हम लोग बात करें फ्यूचर में गेमिंग की हालत क्या रहेगी, क्योंकि गेम्स भी महंगे हो रहे हैं, उनको बनाने की कीमत भी ज्यादा जा रही है। GTA 6 जैसे गेम के लोग शायद 7,500 रुपए देने को तैयार भी हो रहे हैं, लेकिन क्या फ्यूचर में किसी और गेम के लिए लोग 5,000-6,000 रुपए यहाँ पर निकालेंगे, कोई भी फर्स्ट प्लेयर गेम या उसके लिए? ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि अब देखा तो इंडस्ट्री ना हार्डवेयर भी महंगा हो रहा है, गेम को बनाने की कीमत भी हो रही है, जिस वजह से धीरे धीरे क्लाउड गेमिंग के ऊपर भी शिफ्ट आ रहा है, जो इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं। अगर हम लोग सोनी की बात माने तो सोनी ऑलरेडी उनके हेड ने बोल दिया कि जो हॉलीडे सीजन होता है ना, उसके अंदर जो प्ले स्टेशन की क्लाउड गेमिंग होती है ना, उसके जो सर्वर्स होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट 100% यूटिलाइज रहते हैं, यानी कि एक पीक सीजन के अंदर एक काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है क्लाउड गेमिंग के अंदर सोनी प्ले स्टेशन को। और माइक्रोसॉफ्ट की भी एक्सबॉक्स की जो क्लाउड सर्विस है ना, उसको भी वो बेटर कर रहे हैं, गेम पास को भी इंटीग्रेट कर दिया उसमें और इंडिया के अंदर भी ले आया और गेम पास के प्राइसेस भी कर दिए। हालांकि क्लाउड गेमिंग के अंदर कुछ खास बात है, जो क्लाउड गेमिंग में सर्वर्स होते हैं ना, जो चिप यूज करते हैं वो एक्सबॉक्स सीरीज X वाली है वो यूज करते हैं, लेकिन जो गेम रन करते हैं ना, वो जो सीरीज S आया था ना, उसका गेम रन करते हैं, जिस वजह से ग्राफिक्स की क्वालिटी आपको उस लेवल की नहीं मिलती जैसे प्ले स्टेशन 5 या सीरीज X देगा, थोड़ी लो क्वालिटी मिलती है। इसके अलावा 1080p पे लॉकडाउन मोस्टली 60 FPS पर ही गेमिंग कर पाते हैं। इवन कुछ गेम्स तो ऐसे जो सिर्फ 1080p 30 FPS पे सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्वालिटी इनकंसिस्टेंट रहती है, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन कई बार जो लैग वाली प्रॉब्लम और जो लेटेंसी आती है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वालों ने यहाँ पे रिड्यूस कर इंडिया में सर्वर्स लगा दिए, तो वो एक काफी अच्छा काम किया किसी को क्लाउड गेमिंग टेस्ट करनी हो तो। और इवन क्लाउड गेमिंग के लिए यहाँ पे आपको एनवीडिया की GeForce Now भी आ गई है, जो प्रॉपर RTX 5080 जैसा ग्राफिक कार्ड देती है। बस GeForce Now में बात है कि आपको अपने गेम्स खुद लाने पड़ेंगे, आपको एक पीसी दे दिया गया हाई एंड वाला जो आपका एक कहीं क्लाउड में यहाँ पे चल रहा है, तो वो एक चीज है। और हाँ, अगर हम लोग बात करें मैक की, तो मैक में तो गेमिंग आप भूल जाओ, मैक के लिए बहुत ही कम गेम बनते हैं ड्यू टू मेटल API। उसकी मेटल API आती है, लिमिटेड गेम है, स्टीम का सपोर्ट है, हालांकि कुछ इम्यूलेटर्स वगैरह भी आते हैं जो बीच की लेयर की तरीके से काम करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस वैसा नहीं जैसा पीसी पे ले पाओ। मैक अभी उस लेवल पे आ नहीं पाए, हालांकि कुछ बड़े गेम्स ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अभी भी मैक की लाइब्रेरी उतनी
बनी नहीं है। तो दोस्तों यार ये इंडिया में और ग्लोबल लेवल पे ना कंसोल की कहानी काफी इंटरेस्टिंग चल रही है। देखो इंडिया में ना गेमिंग कंसोल का मार्केट 5% से कम है। यहाँ पे लोग गेमिंग कंसोल्स के बारे में जानना पसंद करते हैं, लेकिन एक्चुअली में इतने ज्यादा बिकते नहीं है, और जब बिकने की बारी आती है तो ग्रे मार्केट वाला मार्केट इधर आ जाता है। और यही हम देख सकते हैं कि सोनी की भी जो प्रायोरिटी है वो इंडिया काफी नीचे। उन्हें पता है कि PS5 Pro इंडिया में तब बिकेगा नहीं, तो अभी तक नहीं लाए। एक्सबॉक्स का जो रीस्टॉक होता है वो अभी तक नहीं आया। जो मार्केट में जो मॉडल्स अवेलेबल है वो 1 से 2 साल पुराने जो लॉन्च हुए थे वही मॉडल्स हैं, जिस वजह से चीजें पुरानी है। और इवन अगर हम लोग बात करें डिस्क की, तो हाँ इंडिया में लोग डिस्क खरीदना बेचना ये चीजें करते थे, क्योंकि इंडिया में इंटरनेट इतना स्टेबल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट यहाँ पे बेटर हो रहा है, तो वैसे वैसे लोग भी अब धीरे धीरे गेम्स को यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें पीसी गेमिंग की, तो 10 to 15% है पीसी गेमिंग का शेयर भी। लेकिन आज भी देखा जाए तो वहाँ पे मल्टीप्लेयर गेमिंग थोड़ी ज्यादा प्रेफर की जाती है। जो यहाँ पे स्टोरी ड्रिवन गेम्स रहते हैं ना, वो पीसी के ऊपर अब उतना ज्यादा प्रेफर नहीं किया जा रहा। और इवन बात करें पीसी की, तो पीसी के अंदर आज भी कंपोनेंट प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक होने से एक अच्छा हाई क्वालिटी पीसी बना पाना थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। इवन कई सारे लोग तो ऐसे कि जो पुराना पीसी बना चुके हैं उसी को ही लंबे समय तक यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। वहां भी वो लोग ये नहीं सोच रहे कि कैसे हम अपने पुराने पीसी को आगे चल के और अपग्रेड करें, क्योंकि कंपोनेंट ही काफी महंगे हो गए। और पीसी इंडस्ट्री का भी फ्यूचर देखने वाली बात है। क्या रहता है कि जब पीसी बिल्डिंग इतनी महंगी हो रही है, प्रोसेसर्स महंगे हो रहे हैं, सारा का सारा मटेरियल जब डेटा सेंटर में जा रहा है, एआई सब कुछ खा रही है, तो क्या आने वाले समय में पीसी उस लेवल का बचेगा, या फिर एक नीश हॉबी बन जाएगा, या फिर गेमिंग पीसी ये सब पूरे के पूरे क्लाउड में शिफ्ट हो जाएंगे? देखने वाली बात है। 2-3 साल में हमें चीजें क्लैरिटी मिलने की फ्यूचर किस तरीके का होगा। लेकिन जिस तरीके की ट्रेंड अभी तक हम देख रहे थे ना कि कंसोल होगा, पीसी होगा, जहां पे हम गेम खरीदेंगे, डाउनलोड करेंगे, या फिर उसकी डिस्क लेकर आएंगे, गेम को उसमें एंजॉय करेंगे, चीजें थोड़ी सी बदलते साइड में हमें देखने को मिल रही है। देखते हैं कि आने वाला फ्यूचर यहाँ पर क्या रहता है, क्या चीजें रहती है। लेकिन ना प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स की जो जंग है ना, वो और देखने वाली बात होगी। और देखने वाली बात हो कि GTA 6 के आने के बाद इंडस्ट्री के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ता है, और GTA 6 गेम जितनी उसकी हाइप है, क्या वो डिलीवर कर पाता है कि नहीं कर पाता। सारी बातें करेंगे आने वाले फ्यूचर में जब भी बातें होंगी। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।